सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाय मनोज सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेट का हो, ICR हो, BHU हो, या नीट का एग्ज़ाम हो, या मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्केरिस का मुख कितने ओष्ठों से घिरा होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो एस्केरिस होता क्या है, ये यहाँ पे इमेज शो हो रही है। ये ऐसा एक जीव होता है, इसको एस्केरिस बोला जाता है, और इसको हिंदी में यकृतकृमि भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस्केरिस का जो मुख होता है उसमें ओष्ठ यानी कि होठ कितने होते हैं? तो उसमें जो होठों की संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? होठों की संख्या 3 होती है। तो एस्केरिस या यकृतकृमि में जो होठ होता है, मुख होता है, उसमें होठों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले अमीबा बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इमेज शो हो रही है, ये अमीबा है, और अमीबा में ये देखो, ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये होते हैं कूटपाद। इन्हीं कूटपादों से अमीबा क्या करता है? गति करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमीबा में पाए जाने वाले जो कूटपाद होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो जो अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लोबोपोडिया टाइप के। किस प्रकार के पाए जाते हैं? लोबोपोडिया टाइप के कूटपाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यकृतकृमि का लार्वा है? यहाँ पर ये यकृतकृमि और एस्केरिस बात एक ही है। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यकृतकृमि का लार्वा है? तो यकृतकृमि का लार्वा क्या हो जाएगा? सर्केरिया। सर्केरिया क्या है? यकृतकृमि का लार्वा है। जो लार्वा अवस्था होती है यकृतकृमि की या एस्केरिस की, जो लार्वा अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सर्केरिया। क्या बोला जाता है? सर्केरिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक पादप परजीवी सूत्रकृमि है? निम्न में से कौन सा एक पादप परजीवी सूत्रकृमि है? ऑप्शन है ट्राइकोडोरस, टीनिया, एस्केरिस और फेसियोला। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइकोडोरस। देखो ट्राइकोडोरस की इमेज यहाँ पर शो हो रही है। ये इस प्रकार का एक जीव होता है जो ट्राइकोडोरस कहलाता है, और ये पादप परजीवी होता है। यानी कि ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहता है? ये पादप या पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है, और पादप परजीवी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडोरस। ये क्या है? एक पादप परजीवी है। देखो ये हमारा मेन चैनल है, इसके अलावा एक हमारा सब चैनल और है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेज, और वहाँ पर हमारी रोज़ शाम को 6 बजे टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें हम अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, जो टेस्ट वहाँ पर हम करवाते हैं। तो अगर आपने हमारा वो सेकेंडरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप प्लीज़ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे भी अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होते हैं, और टेस्ट सीरीज लाइव चलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, केंचुए में निषेचन का स्थान है? केंचुआ यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है अर्थवर्म बोला जाता है, और केंचुए में निषेचन का स्थान पूछा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्लेस पूछा है। तो ऑप्शन है अंडवाहिनी, ऑप्शन बी योनि, ऑप्शन सी अंडकवच, और ऑप्शन डी शुक्रग्राहिका। तो जो केंचुए में निषेचन का स्थान होता है वो होता है अंडकवच। कौन सा होता है? अंडकवच होता है। और केंचुए की इमेज यहाँ पर देखो, ये शो हो रही है, ये केंचुआ होता है। इसको अर्थवर्म भी बोला जाता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो इसी की सहायता से बनाई जाती है। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है उसको बनाने के लिए मुख्य रूप से इसी केंचुए का इस्तेमाल किया जाता है, और जो केंचुए का मल होता है वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। अगला सवाल है, झींगा श्वसन करता है? झींगा एक प्रकार की मछली होती है, ये देखो यहाँ पे इमेज हो रही है। झींगा एक प्रकार की मछली होती है, और इसमें जो श्वसन होता है वो होता है गिल्स के द्वारा, क्योंकि झींगा मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? झींगा पाया जाता है समुद्र के अंदर। यह पानी का एक जीव होता है, और इसमें जो श्वसन होता है वो होता है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक फली छेदक है? निम्न में से कौन सा जीव एक फली छेदक है? फली छेदक मतलब जो फल को छेद कर उसके अंदर का जो भाग होता है उसको खा जाता है। तो फली छेदक जो है इसमें वो है
हीलियोथिस क्या है? फलीछेदक है। हीलियोथिस क्या है? एक फलीछेदक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक पादप आधारित कीटनाशी है? पादप आधारित कीटनाशी है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ऑप्शन ए ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑप्शन बी प्राइथेरम, ऑप्शन सी फास्फेमिडान और ऑप्शन डी कार्बोमेट्स। तो इसका जो पादप आधारित जो कीटनाशी है वो है प्राइथेरम। अब देखो प्राइथेरम क्या होता है? प्राइथेरम जो निकाला जाता है या बनाया जाता है वो बनाया जाता है क्राइसैंथेमम सिंडेरिफोलियम, जिसको हिंदी में बोला जाता है कुसुम। तो क्राइसैंथेमम सिंडेरिफोलियम या कुसुम होता है, उसके फूलों से क्या बनाया जाता है? प्राइथेरम बनाया जाता है और इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन वहाँ पर उसका सामान्य नाम ना देकर वानस्पतिक नाम भी दिया जा सकता है कि क्राइसैंथेमम सिंडेरिफोलियम के फूलों से बनाया जाता है, तो के फूलों से प्राइथेरम बनाया जाता है। या प्राइथेरम किससे बनाया जाता है? कुसुम या क्राइसैंथेमम के फूलों से बनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घोंघे का उत्सर्जन अंग है। घोंघे का उत्सर्जन अंग है। घोंघा, ये देखो ये यहाँ पर इसको बोला जाता है घोंघा। तो यहाँ पर पूछा है घोंघे का उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है? तो जो घोंघे का उत्सर्जन होगा अंग होता है वो होता है बोजेनस अंग। बोजेनस अंग से घोंघा क्या करता है? उत्सर्जन क्रियाएं करता है और अपने शरीर में जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उनको इसी उत्सर्जन अंग के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। तो घोंघे का जो उत्सर्जन अंग होता है वो होता है बोजेनस का अंग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तिलचट्टे की श्रृंगिका का भाग नहीं है? अब तिलचट्टा जिसको कॉकरोच भी बोला जाता है, इससे आप सभी वाकिफ हो, इसको सब जानते हो, लेकिन इसकी श्रृंगिका देखो, ये यहाँ पर फोटो हो रही है। इसमें जो ये इसका मेन माउथ पार्ट है, इसमें आगे से दो लंबी लंबी संरचनाएं निकली हुई हैं। ये संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है श्रृंगिका। क्या कहलाती है? श्रृंगिका कहलाती है। और इस श्रृंगिका का भाग कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो पूछा है क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि इस श्रृंगिका का भाग कौन सा नहीं है। तो इसमें जो जीनी है, जीनी श्रृंगिका का भाग नहीं है। और प्रवंत, पेडिसिल्स और फ्लैजिलम है, वो किसके भाग हैं? वो तिलचट्टे की श्रृंगिका के भाग हैं और जीनी श्रृंगिका का भाग नहीं है। अगला सवाल है, रोम की वर्णक युक्त परत होती है। जो मूल रोम होते हैं उनकी वर्णक युक्त जो परत होती है वो क्या कहलाती है? तो जो वर्णक युक्त परत होती है वो कहलाती है वलकुट। वो क्या कहलाती है? वलकुट कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है। रोम की वर्णक युक्त परत क्या कहलाती है? वलकुट कहलाती है। रोम से मतलब यहाँ पर है मूल रोम। अगला सवाल है शिश्नमुंड की व्युत्पत्ति होती है। जो शिश्नमुंड होता है वो शिश्नमुंड कहाँ से चालू होता है? यहाँ पर मनुष्य या मानव लिंग की बात हो रही है, तो उसमें जो शिश्नमुंड है उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा काउपर ग्रंथि जो होती है, कार्पस स्पिंजिसियम जो ग्रंथि होती है वो क्या कहलाती है? शिश्नमुंड की उत्पत्ति का स्थान कहलाती है। कार्पस स्पंजिशियम क्या कहलाती है? शिश्नमुंड की उत्पत्ति का स्थान कहलाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मादा जनन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि मादा जनन तंत्र से संबंधित है? तो जो मादा जनन तंत्र से संबंधित है वो है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है? मादा जनन तंत्र से संबंधित है। मादा जनन तंत्र के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है बार्थोलिन ग्रंथि। अगला सवाल है, शुक्राणु का कौन सा भाग उसके चलन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? अब देखो शुक्राणु की संरचना, ये ऐसी शुक्राणु की संरचना होती है और इसका जो सबसे आगे वाला भाग होता है शुक्राणु का वो कहलाता है एक्रोसोम। क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। और जो शुक्राणु को चलने के लिए क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो शुक्राणु को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऊर्जा प्रदान करता है एक्रोसोम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मछली भारतीय मेजर कॉर्प नहीं है? यानी कि निम्न में से जो कौन सी मछली है वो भारतीय जो महासागरीय क्षेत्र हैं और भारत में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो कतला पाई जाती है, मृगला पाई जाती है, लेबिया पाई जाती है, लेकिन जो वालेगो मछली है वो भारतीय क्षेत्र में, भारतीय समुद्री क्षेत्र में और भारत में नदियों में नहीं पाई जाती है। देखो इसकी फोटो यहाँ पर शो हो रही है। ये इस प्रकार की एक मछली होती है जिसको बोला जाता है वालेगो मछली और इसका भारतीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बहुत ही कम इसका देखने को ये मिलती है। अगला सवाल है,
कायिक कोशिका विभाजन को माइटोसिस नाम किसने दिया था? कायिक कोशिका विभाजन को माइटोसिस नाम किसने दिया था? तो जो कायिक कोशिका विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था वो दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? वो नाम दिया था फ्लेमिंग ने नाम दिया था। अगला सवाल है, गेहूं किस कुल का पादप है? तो गेहूं आप सभी जानते हैं, गेहूं ग्रेमिनी का पादप है। किसका है? ग्रेमिनी का पादप है। और ग्रेमिनी को और भी बोला जाता है, इसको ग्रेमिनी या पोएसी भी बोला जाता है, या इसको घास कुल भी बोला जाता है। घास कुल भी इसको बोला जाता है। तो तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो जो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो किया था स्लीडेन व श्वान ने। अब देखो कोशिका सिद्धांत में होता क्या है। कोशिका सिद्धांत में मुख्य रूप से दो ही मुख्य बातें थी और वो ही कोशिका सिद्धांत कहलाता है। उसके अनुसार ये था कि सबसे पहला तो ये था बिंदु कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और कोशिका ही शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखो कोशिका सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो स्लीडेन में श्वान ने किया था और उनके अनुसार दो तथ्य दिए गए थे और वो दोनों तथ्य क्या कहलाते हैं? कोशिका सिद्धांत कहलाते हैं। और वो दो तथ्य कौन से थे? पहला तो ये था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और दूसरा क्या था कि कोशिका ही शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, सार्वत्रिक रुधिरदाता क्या है? सार्वत्रिक रुधिरदाता का मतलब क्या होता है? अब देखो सार्वत्रिक रुधिरदाता का मतलब होता है ऐसा ब्लड ग्रुप या ऐसा रक्त समूह जो सभी को क्या दे सकता है? रुधिर दे सकता है। सभी वर्ग को क्या दे सकता है? रुधिर दे सकता है। वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक दाता कहलाता है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ओ, यानी कि जो ओ होता है वो क्या कहलाता है? ओ समूह का जो रक्त होता है वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है और वो सभी ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह को रुधिर दे सकता है। वो बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और उन्होंने रक्त को अलग अलग समूह में बांटा था। उसमें जो समूह थे वो थे ए बी, ओ, ए और बी। तो इसमें जो ओ होता है वो क्या होता है? वो होता है सार्वत्रिक दाता, यानी वो सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसको क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। और जो ए बी होता है वो होता है सार्वत्रिक ग्राही, यानी वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन ओ जो होता है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। अगला सवाल है, बैक्टीरियो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यानी कि बैक्टीरिया या जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जो जीवाणु की खोज की थी वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अब इससे जुड़ी एक बात और बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज भी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1672 में। और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने मृत कोशिका को खोजा था बोतल की कॉर्क में। और ये देखो यहाँ पर बोतल है, इसके ऊपर एक कॉर्क लगी हुई है, इसके अंदर उन्होंने क्या खोजा था? मृत कोशिका को खोजा था। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था। तो जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है और बैक्टीरिया को खोजने का श्रेय भी ल्यूवेनहॉक को जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा C4 पादप है? तो आलू, मटर, पपीता और मक्का, इन चारों में से जो C4 पादप है वो कौन सा है? C4 पादप है मक्का। मक्का कौन सा पादप है? C4 पादप है। फिर क्वेश्चन अगला है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से 90% में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीएनए का मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो दिया था वॉटसन व क्रिक ने। वॉटसन व क्रिक नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और ये देखो ये ऐसे होता है डीएनए का मॉडल, ये द्विकुंडलित होता है। डीएनए तो होता है द्विकुंडलित और आरएनए होता है एकल सर्पिलाकार। तो डीएनए द्विकुंडलित होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, टैक्सोनॉमी के पितामह हैं। अब टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जितने भी जीव और जंतु हैं उनका वर्गीकरण जो किया था, वो वर्गीकरण के आधार पर उसको क्या बोला जाता है, उसी विज्ञान को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। उस विज्ञान को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, लीनियस है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, लीनियस है। कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी के जनक बोला जाता है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो किसी भी जीव या जंतु का जो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम होगा वो उसकी वंश और जाति से मिलकर बना होगा। अगला सवाल है, यीस्ट कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। देखो ये इस प्रकार की होती है यीस्ट कोशिकाएं। तो यीस्ट कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो यीस्ट कोशिका में जो विभाजन होता है वो एमाइटोसिस होता है। किस प्रकार का होता है, एमाइटोसिस विभाजन होता है। एमाइटोसिस प्रकार का विभाजन यीस्ट कोशिकाओं में होता है। और जो यीस्ट कोशिकाएं होती हैं, यीस्ट होती है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं फफूंद। हिंदी में क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। और ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। और यीस्ट का जो उपयोग हम करते हैं वो मुख्य रूप से बेकरी उद्योग में करते हैं। वहाँ पर कुछ जो लाभदायक जो लाभदायक फफूंद होती है उसका उपयोग किया जाता है। और बेकरी उद्योग में मुख्य रूप से ब्रेड, केक और शराब भी हम जब बनाते हैं तो उसमें यीस्ट अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। यीस्ट सड़ाता है और उस सड़ने से उस पदार्थ में विशेष प्रकार की एक गंध बनती है और विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे उस खाद्य पदार्थ का जो भौतिक और रासायनिक कंपोजिशन है वो बदल जाता है। तो यीस्ट का मुख्य रूप से यीस्ट कोशिका का उपयोग किस में किया जाता है, बेकरी उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यीस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, तो बेकरी उद्योग में ब्रेड, केक और इत्यादि सामान को बनाने में किया जाता है। और शराब जो उद्योग है उसमें भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जिसे अब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर पूछा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है लखनऊ में। ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो ये हमारा मेन चैनल है। हमारा एक और चैनल है जिसको हम सेकेंडरी चैनल है, उस चैनल का नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उस चैनल पर डेली शाम को 6 बजे लाइव टेस्ट सीरीज़ चलती है, जिसमें आप लाइव उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इंपीरियल एग्रो क्लासेस उसका नाम है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है 26, जब किसी व्यक्ति में समान एलील होते हैं तो वह कहलाता है। जब किसी व्यक्ति में समान एलील होते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो समान एलील वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समयुग्मजी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं। यहाँ पर एलील का मतलब है गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। अगला सवाल है, मालवेसी कुल का पुष्पसूत्र है। मालवेसी कुल का पुष्पसूत्र है, तो जो मालवेसी कुल का पुष्पसूत्र होता है वो मालवेसी कुल का पुष्पसूत्र होता है ये वाला। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये मालवेसी कुल का पुष्पसूत्र होता है। और ये देखो, ये इसका डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है, जिसमें प्रत्येक शब्द को दर्शाया गया है कि कौन सा इसका मेल पार्ट है, कौन सा इसका फीमेल पार्ट है, नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है, पुमंग कौन सी है, जायांग कौन सी है। उस आधार पर इसका जो पुष्पसूत्र है उसका विन्यास यहाँ पर किया गया है। अगला सवाल है, केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचना को क्रोमोसोम नाम किसने दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। देखो, पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ। जो केंद्रक में धागेनुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और उसका नाम दिया था डब्ल्यू वाल्डेयर ने। किसने दिया था, डब्ल्यू वाल्डेयर ने उसका नाम दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो केंद्रक में धागेनुमा संरचना होती है वो संरचना क्या कहलाती है, केंद्रक में जो धागेनुमा संरचना होती है वो संरचना क्या कहलाती है, तो वो संरचना कहलाती है क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में जिसको गुणसूत्र बोला जाता है। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये मुख्य रूप से जो मनुष्य के लक्षण होते हैं या किसी जीव के लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसी इनकी संरचना होती है। अगला सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया था, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया था। तो जो न्यूक्लिक एसिड
वर्ड दिया था वो दिया था अल्टमान ने। किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? तो क्रेब्स चक्र या C4 चक्र, ये सारे चक्र किस में चलते हैं? ये सब चक्र चलते हैं एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और ये सारे चक्र पेड़ पौधों में चलते हैं, जिससे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्रेब्स चक्र का जो प्रथम उत्पाद होता है वो होता है आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड उसका प्रथम उत्पाद होता है। तो क्रेब्स चक्र का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? आइसोसाइट्रिक एसिड होता है। देखो, जो क्रेब्स चक्र नाम दिया गया है, इसको क्रेब्स चक्र नाम क्यों दिया गया है? इसको क्रेब्स चक्र नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हेंस ए क्रेब नाम के एक साइंटिस्ट थे। हेंस ए क्रेब नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस चक्र की खोज की थी, इसीलिए इस चक्र को क्या बोला जाता है? क्रेब्स चक्र बोला जाता है। और क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या होता है? आइसोसाइट्रिक एसिड इसका प्रथम उत्पाद होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, वायरस के प्रोटीन चोल को कहते हैं। यहाँ फोटो शो हो रही है, इसमें देखो, जो वायरस का प्रोटीन चोल होता है या प्रोटीन का कवर होता है वो कहलाता है कैप्सिड। क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। वायरस की जो बाहर कोटिंग की जाती है या कोटिंग की हुई होती है या उसका जो बाहर का कवर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैप्सिड। क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। अगला सवाल है, बाजरे के कीट रोग यानी कि रस्ट ऑफ बाजरा या बाजरे का रस्ट का जो जनक है वो कौन सा है? वो कौन सा जीव है जो बाजरे का रस्ट फैलाता है या उसका जनक है? तो बाजरे का जो रस्ट है वो कहलाता है, वो है पक्सीनिया पेनीसेटोई। पक्सीनिया पेनीसेटोई इसका क्या है? बाजरे का रस्ट है। अब देखो, पेनी से आप समझ सकते हो कि जो बाजरे का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है वो है पेनिसिटम ग्लूकम। पेनिसिटम ग्लूकम और पेनिसिटम अमेरिकनम भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है। तो जो पक्सीनिया, तो आप समझ सकते हो, देखो पक्सीनिया क्या होती है, किसके लिए जिम्मेदार होती है? रस्ट के लिए जिम्मेदार होती है। और पेनी यहाँ पर नाम दिया गया है, पेनिसेटोई यहाँ पर नाम दिया गया है, तो इसका ये मिलता जुलता है, किससे है? पेनिसिटम से मिलता जुलता है। तो इससे आपको रिलेट करके सही आंसर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। कभी कभी अगर आपको 2 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वहाँ पर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके और सही आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम क्या है? अगला सवाल है, एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को खुद परिवर्तन हुए बिना ही उसको परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि कोई भी अगर रासायनिक क्रिया हो रही है, वो किसी भी वनस्पति में हो रही है या किसी जीव जंतु में हो रही है, तो उसमें ये खुद अपने रासायनिक संगठन में बदलाव किए बिना उस रासायनिक क्रिया को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंजाइम। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब अगला सवाल है, एक संकर क्रॉस में संकर पूर्वज या बैक क्रॉस का अनुपात होगा। बैक क्रॉस का यहाँ पर अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये संकर क्रॉस और ये बैक क्रॉस क्या है। देखो, सबसे पहले जो संकरण या क्रॉस करवाए गए थे वो करवाने वाला साइंटिस्ट था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर संकरण कराए थे और उन्होंने एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, सभी प्रकार के क्रॉस उन्होंने करवाए थे। और जब उन्होंने क्रॉस करवाया था तो उन्होंने मटर के 7 लक्षणों को आधार मानकर, कितने लक्षणों को? 7 लक्षणों को आधार मानकर उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। तो जब उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए तो उसमें अलग अलग प्रकार के संकरण थे। एकल संकर संकरण में 1 पीढ़ी को लिया गया था और द्विसंकर संकरण में 2 से अधिक पीढ़ियों को लिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एकल संकर संकरण में क्रॉस में संकर पूर्वज यानी कि बैक क्रॉस का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बैक क्रॉस समझा देता हूँ मैं। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब हम F1 पीढ़ी में जब हम संकर कराते हैं तो उससे जो हमें संतति प्राप्त होती है उसका हम वापस से उन्हीं के जनकों से, चाहे वे प्रभावी हो या अप्रभावी हो, उन्हीं से वापस से जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। उसको हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस का दूसरा नाम क्या है? आउट क्रॉस है। देखो, एक बार फिर से समझो। F1 पीढ़ी या एकल संकर संकरण में जब 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? एक संतति प्राप्त होती है। फिर उस संतति जो हमें प्राप्त होती है उसी संतति को उन्हीं के माता पिता से, चाहे वे प्रभावी हो या अप्रभावी हो, उन्हीं के माता पिता से जब हम संकरण कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। इसको हम आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1:1, यानी कि 50% तो इसमें प्रभावी थे और 50% ही क्या थे, अप्रभावी थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैक क्रॉस समझ में आ गया होगा। संकर भी आपको समझा देता हूँ। संकर या संकरण किसको कहते हैं? जब जाति ए और जाति बी के बीच में जब आपस में उनके युग्मजों को मिलाकर उनमें जब लिंग करवाया या उनमें जनन करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एकल संकर संकरण, या वो क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। अगला सवाल है आलू का वानस्पतिक नाम। तो जो आलू का वानस्पतिक नाम है वो है सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम है और ये किस कुल का पादप है? यहाँ पर दिया गया है, देखो, तो ये सोलेनेसी कुल का पादप है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है वहाँ पर कि जो आलू है वो पौधे का कौन सा भाग है? तो आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू है पौधे का रूपांतरित तना, पौधे का रूपांतरित तना। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आलू को बोला जाता है पोटैटो और शकरकंद को बोला जाता है स्वीट पोटैटो। तो बच्चे सोचते हैं कि आलू जब सोलेनेसी कुल में है तो स्वीट पोटैटो भी सोलेनेसी कुल का होगा, तो ऐसा नहीं है। स्वीट पोटैटो जो है वो कॉन्वोल्वुलेसी कुल का है और आलू जो है वो है सोलेनेसी कुल का। आलू तो है रूपांतरित तना और जो शकरकंद है वो है रूपांतरित जड़। दोनों ही अलग अलग है, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। कंफ्यूज इसमें नहीं होना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। अगला सवाल है क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्वाशियोरकोर, अब देखो क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है। क्वाशियोरकोर रोग जो होता है उसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से तो ये बच्चों में होता है ये रोग, परंतु कभी कभी ये रोग बड़े मनुष्यों में भी हो जाता है, अधिक उम्र के आयु के लोगों में भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो बच्चा जो होता है वो थकान महसूस करता है और उसको दस्त लगती है। फिर उसमें दस्त के साथ साथ उसके पैरों में भी सूजन आ जाती है और त्वचा में एक विशेष प्रकार का संक्रमण हो जाता है और उस पर धब्बे बनना चालू हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये कहलाता है क्वाशियोरकोर रोग कहलाता है। और इसी के साथ एक रोग और होता है जिसमें इसी के जैसे लक्षण होते हैं, उसको सूखा रोग भी बोला जाता है। तो ये सूखा रोग और जो क्वाशियोरकोर रोग है ये मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। किसकी कमी के कारण होते हैं? प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। और जो क्वाशियोरकोर रोग है उसके मुख्य लक्षण मैंने बता दिए, थकान, दस्त और त्वचा में संक्रमण और पैरों में सूजन, ये सारे रोग के लक्षण हैं क्वाशियोरकोर के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, फुफ्फुस में यानी कि हमारे फेफड़ों में कूपीय वायु में सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड का तनाव कितना होता है? तो अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो तनाव होता है वो तनाव या कितना होता है? वो तनाव होता है 36 मिलीमीटर। कितना होता है? 36 मिलीमीटर। 36 मिलीमीटर पारा हमारा फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का तनाव होता है। अगला सवाल है सामान्यतः रुधिर में न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत होता है। देखो अब न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स देखो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रंग में सफ़ेद होती हैं। देखो WBC अलग होती है और न्यूट्रोफिल्स अलग होती है। WBC का भी कलर सफ़ेद ही होता है लेकिन वो अलग होती है और न्यूट्रोफिल्स अलग होती हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये एक विशेष प्रकार की सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं और इनका मुख्य रूप से इनका एक ही काम होता है कि ये जीवाणु संक्रमण से बचाती है। किससे बचाती है? जीवाणु के संक्रमण से शरीर को बचाती है और रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, डायबिटीज़ इंसिपिड्स किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? डायबिटीज़ इंसिपिड्स किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? अब देखो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर पहले बता देता हूँ मैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अब अधिवृक्क ग्रंथि और वृक्क ग्रंथि दोनों अलग अलग होते हैं। देखो ये यहाँ पे इमेज शो हो रही है, इसमें जो नीचे वाला भाग है वो तो है वृक्क और ऊपर वाला जो भाग है वो है अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी के ऊपर होता है, वो क्या कहलाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। और डायबिटीज़ इंसिपिड्स और डायबिटीज़ दोनों ही अलग अलग बीमारियाँ हैं। दोनों ही अलग अलग बीमारियाँ कैसे हैं? देखो डायबिटीज़ इंसिपिड्स में क्या होता है, डायबिटीज़ में तो मनुष्य के रक्त में क्या होता है कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें इंसुलिन का कैप्सूल दिया जाता है। तो डायबिटीज़ की तो जो दवा है वो इंसुलिन है और डायबिटीज़ का लक्षण क्या है मुख्य कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब डायबिटीज़ इंसिपिड्स में क्या होता है, ये अलग प्रकार की बीमारी है। इसमें क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जो किडनी होती है
वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसमें यूरिन का निर्माण होता है और जो मनुष्य है वो लगभग 7 से लेके 10 लीटर तक यूरिन की उसमें मात्रा बढ़ जाती है और आदमी को बार बार यूरिन ज़्यादा आता है, बार बार ज़्यादा यूरिन आता है। और यही समस्या क्या कहलाती है? डायबिटीज़ इंसिपिड्स कहलाती है। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ इंसिपिड्स दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। डायबिटीज़ में तो मनुष्य में के शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिड्स में मनुष्य के वृक्क यानी कि किडनी में मूत्र की या यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखो, जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और रतौंधी रोग में होता क्या है? रतौंधी रोग में क्या होता है? रतौंधी रोग में जो मनुष्य की आँख होती है उसमें आँख के अंदर का जो लेंस होता है जिसको कॉर्निया बोला जाता है वो धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और वो धीरे धीरे उसमें लिक्विड कम हो जाता है, वो सूख जाता है, जिससे मनुष्य को दिखाई देना बिल्कुल कम हो जाता है। मनुष्य की आंखें कमज़ोर होने लगती है और वो उसको दिखाई देना बिल्कुल कम हो जाता है। तो रतौंधी रोग की ये मुख्य लक्षण थे। और रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो आज ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो हमारा दूसरा सब चैनल है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उस पर जाकर चैनल को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वहाँ पर डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एग्री बाई मनोज सर को भी सब्सक्राइब करना। यहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट हम डालते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।